हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम सीटेट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जनवरी 2024 का। ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर 2024 में होगा और हम ये जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले यहाँ पे जितनी भी देखिए, यहाँ पे 11 पॉइंट हैं लिखे हुए हैं। ये सारे पॉइंट में हमने आपको पढ़ा समझाया, सारी बातें थी। इससे आपको बहुत हेल्प मिली होंगी। एग्जाम टाइम में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में भी अगर कोई भी गलती हो जाती तो हमने ये बताया था कि जो इंग्लिश में दिया रहता है एक बार आप वहाँ देख लें, इंग्लिश वाला ही जो है वो करेक्ट माना जाता है अगर क्वेश्चन में कोई भी गलती हो जाती है तो। और लैंग्वेज में हमने बताया था कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड कैसे आपको सॉल्व करना है, पूरा पेपर दिखाया था कहाँ से आपको, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट लिया है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, और लैंग्वेज सेकंड अगर आप लिए हैं तो कैसे आपको कहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा पेपर हमने आपको दिखाया था, समझाया था। तो वो क्लास आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है सीडीपी का। सीडीपी का देखिए, पेपर 1 और पेपर सेकंड सेम होता है। बस पेपर 1 में क्या होता है, उसमें प्राइमरी 1 से 5 तक के स्टूडेंट को ध्यान में रख के क्वेश्चन को बनाया जाता है, और सेकंड में क्या होता है, उसमें 6 to 8 वाले स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। बाकी पूरा सिलेबस सेम है। ऐसे ही आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड भी है, जो पेपर 1 में पूछी जाती है वही पेपर 2 में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको अलग से नहीं पढ़ना, ये 90 नंबर आपका सेम है। चाहे पेपर 1 वाले इसको देख सकते हैं, पेपर 2 वाले देख सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको 5 से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप उसमें देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत रिपीट होते हैं। अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप दूसरा जैसे 11वां क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। तो ये बात है। ठीक है, तो हम अभी जनवरी 2024 का स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इसके पहले 2023 का देखेंगे, फिर 2022 का देखेंगे। ठीक है, तो ये 2023 का है। इसमें हम सीडीपी पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये सीडीपी का। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वाइगोत्स्की। ये पूरा पेपर ही है, ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो ये पेपर है 2024 का जनवरी का। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम मतलब आसान बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। तो केवल जानकारी और ज्ञान प्रदान करने से संज्ञानात्मक विकास को हम आसान नहीं बना सकते, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ये होगा नहीं। ठीक है, ये आपका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। बिल्कुल, आलंबन, स्कैफोल्डिंग, क्योंकि आपके वाइगोत्स्की जो हैं वो स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, है ना, साइकिल आपको चलानी नहीं आती, कोई आपको हेल्प दे रहा है पीछे से। ठीक है, किसी चीज़ का अगर आप सहारा ले रहे हो तो वो स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, जो आपको हेल्प की जाती है। जैसे आपको देखिए, अभी आपको सीडीपी आती है, अभी आप 30 में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना, अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो आप शायद 25 कर पाओ। तो ये क्या है, स्कैफोल्डिंग, आपको सहारा मिल रहा है ना, तो वही आपकी क्या है, स्कैफोल्डिंग है, आलंबन है। तो वाइगोत्स्की आपके स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरे में कहा जा रहा है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। यहाँ जो वर्ड लिखा है पूरी तरह से, तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र, तो फिर शिक्षक का क्या काम होगा उसमें, है ना। जॉन डेवी भी आपके बताते हैं जिसमें छात्र और शिक्षक और पाठ्य पुस्तक, आपकी तीनों चीजें आती है ना। पूरी तरीके से हम स्वतंत्र छोड़ देंगे तो टीचर क्या करेगा, इसलिए आपका थर्ड वाला गलत होगा। चौथे में कही जा रही है, देखिए, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। केवल वही कार्य हम उनको देंगे जो उसको आता है, तो उसके आगे कैसे वो सीखेगा। जैसे आपको सीडीपी अभी जितनी आती है, अभी 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, केवल वही क्वेश्चन आपको बार बार सॉल्व करवाएं, बस यही होगा, तो कैसे आप आगे कैसे सॉल्व कर पाओगे, आपका 10 में 20 कैसे आएगा। तो जो आपको आता है केवल वही बताया जाएगा, तो आप आगे कैसे सीखोगे। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, किशोरावस्था के बारे में आपको ये बताना है, नहीं, ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये आपको बताना है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल। सेकंड में कहा जा रहा है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। ठीक है, ये बात भी ठीक है।
तीसरा कहा जा रहा है किशोरावस्था बचपन और वयस्कावस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आपके होते रहते हैं, ये बात भी ठीक है। आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। फोर्थ में कहा जा रहा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान संस्कृति से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये बात गलत है और आपसे पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही होगा। देखिए क्या है, विभिन्न संस्कृतियों में देखिए कहा जा रहा है कि जो अलग अलग संस्कृति से आते हैं, जैसे कोई भी किसी भी कास्ट में देखिए संस्कृति सबकी अलग अलग होती है। आप यहाँ इंडिया में दूसरी तरीके से पल रहे हैं ना, जो अमेरिका में होगा वो दूसरी तरह पल रहा होगा, उसकी संस्कृति अलग होगी। देखिए हिंदुओं में अलग होती है, मुस्लिम में अलग होती है ना, किसी की डेथ हो जाती है, किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है। आप दूसरी तरीके से सीख रहे हैं, कोई दूसरी तरीके से सीख रहा होगा। तो संस्कृतियों में बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, ये बात ये कही जा रही है, लेकिन ये अलग होता है, सबकी संस्कृति अलग होती है ना। तो यही आपको बताना था कि कौन सा गलत है, तो यही बात यहाँ पे गलत कही जा रही है, गलत वाला ही सही होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, देखिए सुजाता जो है वो नृत्य में केवल इसीलिए भाग लेती है क्योंकि वो क्या करना चाहती है, पुरस्कार जीतने में केवल इंटरेस्ट है उसका, केवल क्योंकि उसका क्या है, देखिए वो बाहरी रूप से प्रेरित है। यहाँ पे ऑप्शन बताया जा रहा है आंतरिक रूप से। अगर आप वो आंतरिक रूप से प्रेरित होती तो उसका जो है उत्सुकता जो है वो पुरस्कार की तरफ नहीं होता, उसके इंटरेस्ट जो है वो पुरस्कार की तरफ नहीं होता। तो पहला आपका नहीं होगा, बाहरी रूप से प्रेरित है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो किसी पुरस्कार को जीतने के लिए इंटरेस्ट रखता है वो बाहरी रूप से प्रेरित होगा। थर्ड में कहा जा रहा है महारत उन्मुखी शिक्षार्थी, ये नहीं, ये तो ये है आपको किसी कार्य में, किसी भी चीज में आप महारत हासिल करो, मास्टरी हासिल कर लो, ये थर्ड आपका नहीं होगा। फोर्थ में कहा जा रहा असफलता परिहार शिक्षार्थी है, ये भी नहीं है। यहाँ पे बाहरी रूप से वो पुरस्कार जीतने के लिए केवल नृत्य में उत्सुकता से भाग लेती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कमी के रूप में हमें नहीं स्वीकार करना है ना, कमी नहीं स्वीकार करना हमें। सेकंड में कहा जा रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना, नहीं नजरअंदाज भी नहीं करना है व्यक्तिगत। अब क्लास में सारे स्टूडेंट एक तरह से सोचेंगे, एक तरह से काम करेंगे, ये तो संभव नहीं है ना। तो ये कहा जा रहा है उसमें नजरअंदाज कर दो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सबको एक तरह से देखो। थर्ड में कहा जा रहा है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, बिल्कुल ये बात तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ में कहा जा रहा है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। फोर्थ कहा जा रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। देखिए एक समान पाठ्यक्रम, ये बात गलत है। रिजिड, देखिए यहाँ पे रिजिड और यूनिफॉर्म, तो रिजिड, देखिए एक रिजिड वर्ड जो है ये आपका निगेटिव ही होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म, एक समान पाठ्यक्रम सबके लिए लागू नहीं किया जा सकता। देखिए कोई विद्यार्थी होता है जल्दी सीख जाता है ना, किसी को समझाने की जरूरत होती है, तो एक समान तरीके से सबको सिखाएंगे तो जिसको नहीं आता वो कैसे समझेगा, तो ये बात गलत है। तो थर्ड वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिफ्थ में देखिए जीन पियाजे से क्वेश्चन आया है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, सीटेट में इन्हीं तीन को आपको पढ़ना है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। बिल्कुल जीन पियाजे यही तो कहते हैं ना, बच्चे को क्या कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। तो बच्चे द्वारा निर्मित ज्ञान ही जो है यहाँ पे पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से सीखने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है ज्ञान आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात दिया हुआ होता है। देखिए जन्मजात बच्चा पहले से ही सब कुछ सीख के आता है, ऐसा नहीं है। आप सीटेट पास करना चाहते हैं, आपको पहले से सब कुछ पता है नहीं ना, आप सीखेंगे ना। थर्ड का जरा अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। देखिए ये तो वाइगोत्स्की बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, ये तो वाइगोत्स्की कहते हैं ना, MKO। तो थर्ड भी आपका नहीं होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीय के साथ मापा जा सकता है, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है,
प्रोग्रेसिव क्लासरूम में गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। आकलन क्या होता है? गतिशील होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एकदम सिंपल सा आंसर है इसका। मानक संदर्भित ऐसा नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही गलत होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ भी नहीं होता, योगात्मक भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा? देखिए अर्थ निर्माण, कोई चीज अगर आप समझ रहे हो तो क्या ध्यान देकर ही तो समझते हो ना, ऐसे थोड़ी ना क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति से। आप सीटेट ये देखिए सीडीपी समझ रहे हो तो उस पर ध्यान दे रहे हो, तभी तो आपको समझ में आएगा, तभी तो मीनिंग मेकिंग बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता की आवश्यकता होती है? देखिए विश्लेषण वर्ड ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है, देखिए ये तो एक चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, जरूरी नहीं है आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तभी इसका आंसर दे पाओगे। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें छात्र जो है वो क्रिएटिव हो पाएगा, है ना, कि उसका आंसर अलग अलग तरीके से दे पाएगा, यानी एक फिक्स आंसर हो। तो टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? तो इसका आंसर कथानक क्या है आप एक पॉइंट में दे पाओगे। सेकंड में कहा जा रहा है टू किल अ मार्किंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? इसका भी आंसर आप बस एक ही पॉइंट में दे पाओगे। थर्ड में कहा जा रहा है टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? इसका आंसर आप एक पॉइंट में नहीं दे सकते, है ना। इसमें यहाँ छात्र जो है वो विश्लेषण कर पाएगा। फोर्थ में क्या है, टू किल अ मार्किंग बर्ड का नायक कौन है? तो नायक कौन है इसका, आप नायक कौन है इसको बता सकते हो एक ही पॉइंट में, नायक ये है ये है ये है ना, फलाना ढमकाना जो भी होंगे तो वो आप बता पाएंगे। लेकिन तीसरे में क्या है, यहाँ कैसे, हाउ, जहाँ हाउ देखिए जो व्हाट है, व्हाट से आप बस केवल एक आंसर दे सकते हो, लेकिन इसमें बच्चा विश्लेषण करेगा। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन सा प्रश्न है? तो थर्ड वाला होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आए थे अभी आपके जनवरी वाले एग्जाम में, तो इससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिखता है, बिल्कुल इजी होता है, केवल ये देखना है हमको अभिकथन सही है कि नहीं, इसका कारण रीजन सही है कि नहीं, और इसकी ये सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अभिकथन क्या है इसको पढ़ेंगे। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। देखिए इसका अभिकथन ये दिया हुआ है, जैसे शिक्षक, कोई भी शिक्षक हो या शिक्षिका हो, उसको अपने स्वयं के, मतलब अगर वो शिक्षिका है या शिक्षक है तो जो उसका लिंग है ना, जो उसका लिंग है उस पर वो चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं हम लड़कियों को ज़्यादा है तो केवल लड़कियों को ऊपर करेंगे, लड़कों को नीचे करेंगे, या लड़का है तो वो लड़कों को ऊपर करेगा, लड़कियों को नीचे करेगा। तो इस पर उसको खुद पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी, कारण इसका क्या दिया हुआ है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो ये भी होना चाहिए कि अलग अलग जेंडर के, देखिए अलग अलग संस्कृति से बच्चे आते हैं, तो ये नहीं हम किसी एक छात्र को ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोनों बातें सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि अभिकथन सही है कि नहीं और रीजन जो दिया है वो सही है कि नहीं, और आर इसकी जो रीजन है उसकी सही व्याख्या कर रहा है दर्शन की कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बस इसमें यही देखना होता है, एकदम आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल गिलगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? देखिए कोहलबर्ग की स्टूडेंट्स थी, कैरल गिलगन ही थी, तो इन्होंने, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, 3 चरण हैं, 6 स्टेज हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं भी नारी के बारे में कहीं भी बात किया गया नहीं है ना, फीमेल के बारे में कहीं भी इसमें बात नहीं किया गया। पूरी थ्योरी जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें बॉयज का वर्णन केवल किया गया है। तो कैरल गिलगन ने कहा है इसमें देखभाल की नैतिकता का नारीवादी दृष्टिकोण, इसमें नारी को ध्यान में नहीं रखा गया है। ये आलोचना की है कौन, कैरल गिलगन ने की है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड में कहा गया है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। थर्ड में है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो ये सारी बातें यहाँ पे नहीं कही गई है। इन्होंने आलोचना की है कि इसमें जो है वो नारीवादी दृष्टिकोण, नारी के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई, जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें बॉयज का वर्णन किया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये भी और अजर्सन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन क्या दिया गया है। अभिकथन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों का अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। बात ये तो ठीक है ना, वास्तविक जीवन की जो समस्याएं होती है और मूर्त अनुभव जो होता है बच्चों का, वो अधिगम लर्निंग में और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। रीजन इसका क्या दिया हुआ है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। ये बात तो ठीक है, बात ये भी ठीक है, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। इसके बारे में देखिए, ये अपना अलग बता रहा है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बात दोनों ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए वास्तविक जीवन की जो समस्या होती है, जो मूर्त अनुभव होता है, वो बच्चों को अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके जो भी समस्याएं होंगी और चीज़ों को दिखा के, तो उसके कई रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ पे बात बताई जा रही है, लेकिन सेकंड में कहा जा रहा है, ये भी बात सही होती है ना, अनुक्रमिक होती है ना, पहले आपकी शैशवावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, तो ये अनुक्रमिक होता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें देखेंगे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले आप देखेंगे ये वाला अजर्सन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं। अगर दोनों बात सही है तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीजें आपको इसमें देखनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखिए डिस्लेक्सिया से क्वेश्चन आया हुआ है। अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्लेक्सिया क्या है, भावात्मक स्थिति है, तंत्रीय, देखिए न्यूरोलॉजिकल है, शारीरिक है, संवेदी है। तो डिस्लेक्सिया क्या है आपकी, जो शिक्षार्थी की क्षमता को, कौन सी क्षमता को प्रभावित करती है, ये जो जिसको डिस्लेक्सिया होता है, इसको पढ़ने लिखने में थोड़ा प्रतीकों, ये देखिए सेकंड में ये बात कही जा रही है, ध्वनियों को प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ना। जब वो जोड़ ही नहीं पाएगा तो पढ़ेगा कैसे। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सेकंड। ठीक है, अपठन वैकल्य तंत्रीय, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनि को प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, ये भावात्मक नहीं है, शारीरिक भी नहीं है, संवेदी भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी। टीचर जो है वो छात्रों को कॉन्सेप्ट, संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के माध्यम से सिखाना चाहता है। ठीक है, तो उसे कौन सी रणनीति सबसे उपयोगी होगी, ये आपको बताना है। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने में, देखिए केवल याद करने में आपको फोकस नहीं करना। सेकंड में है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, ये बात भी नहीं है, केवल कार्यपत्रक पूरा कर देंगे तो ये शैक्षिक रणनीति आपकी नहीं होगी। थर्ड में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा कहें, ये आपका सीटेट में आता ही नहीं है। फोर्थ में देखिए कहा जा रहा है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें क्या है कि छात्रों को छोटे छोटे समूहों में वर्तमान जो आपका मुद्दा होगा उसको खोज करने दें, और खोज करने के बाद जो उसका निष्कर्ष है वो कक्षा में प्रस्तुत करें। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे एक्टिव है, तो जिस भी ऑप्शन में बच्चा एक्टिव होता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कोहल वर्ग की नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो कोहल वर्ग ने 3 लेवल दिया है, 6 स्टेज दिया है। ठीक है, लेवल आपके कौन कौन से हैं, प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है और क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल है ना। तो देखिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का कानून तर्क की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता और स्वायत्ता नैतिकता। तो ये आपका सेकंड में आया। पारंपरिक में आप पढ़ेंगे नैतिकता के बारे में, कानून के बारे में। आपने अगर कोहल वर्ग को पढ़ा होगा तो आपका आंसर आया होगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। समावेशी कक्षा क्या होती है, जिसमें सबको ध्यान में रखकर जो भी गिफ्टेड है, जिसको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हर तरह के बच्चे, जो तेज है, जो धीमा सुनता है, पढ़ता है, लिखता है, हर बच्चे को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यही आपकी क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षा का कौन सा एक उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है।
विविध दृष्टिकोणों का समावेश, ये भी सही है। उचित समावेशन का पालन करना, ये भी सही है। विभेदित निर्देश देना और प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये बात यहाँ पे नहीं होती है। समावेशी शिक्षा में हमें कंपटीशन नहीं करवाना है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, हमें कंपटीशन नहीं करना है, तो ये समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है, जिसमें बच्चे के जो भी जितना भी चीज होता है सब उसमें होता है, ठीक है, अच्छी बुरी चीजें सारी होती हैं पोर्टफोलियो में। तो वो मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ये बात भी सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। देखिए व्यक्तिगत ना, सब बच्चों का देखिए अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, तो पोर्टफोलियो के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि बच्चा किस तरह का है ना, इसमें ये किस में इंटरेस्टेड है, क्या ये क्या कर सकता है, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है ना, सारा रिकॉर्ड इसमें होता है। पोर्टफोलियो में बच्चे का जो भी जितना भी है पूरा चिट्ठा इसमें होता है पोर्टफोलियो में। तो सी में क्या कहा जा रहा है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो में केवल अंतिम उत्पाद नहीं दिया जाता कि रिजल्ट क्या है मेन उसका, तो ये नहीं होगा, सी ये नहीं होगा, ठीक है। अंतिम उत्पाद पे केवल ध्यान नहीं दिया जाता, पोर्टफोलियो में सारा होता है, ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है वे अधिगम छात्र के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये बात भी आपकी ठीक है, तो सी आपका होगा नहीं, तो सी किसमें नहीं है, ए बी डी, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसमें सी नहीं है, तो सी केवल गलत था, तो सी नहीं लेंगे हम, बाकी ए बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, 13 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन बताना है, ठीक है। किसी भी कौशल में आपका उसमें आप महारत हासिल कर लो, जैसे आपको मैथ बहुत आती है तो एकदम मैथ की आप मास्टर बन जाओ। तो देखिए क्या है मास्टरी, आपको ये बताना है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, तो ये तो वैसे तुरंत आप इसको गलत करो, प्रतिस्पर्धा करना इसमें नहीं होता। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, केवल कंपटीशन करने के लिए आप उसमें ध्यान दोगे। सेकंड में कहा जा रहा है किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बिल्कुल अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, यही है आपका मास्टरी। थर्ड में कहा जा रहा है बाहरी पुरस्कार उच्च ग्रेड, ये वैसे ही भी आपका गलत हो जाएगा, ये मास्टरी है नहीं। फोर्थ में कहा जा रहा है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, ये भी आपका मास्टरी से रिलेटेड है नहीं, तो बचा कौन सा आपका, सेकंड बचा, तो सेकंड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। फर्स्ट में कहा जा रहा है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। सेकंड में कहा जा रहा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है, बात तो ठीक लग रही है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, ये बात गलत है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, ये बात नहीं है केवल आप बच्चों को छोड़ दोगे वही सीख लेगा, तो वो आया क्यों है स्कूल में पढ़ने के लिए, तो टीचर की भी उसमें तो भूमिका होती है ना, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ कहा जा रहा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, अनेक तरह की सामग्री उसे प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे क्या करता है, आलंबन भी प्रदान करता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तक और मीडिया जैसे विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया जाता है, जैसे मीडिया, इसमें जेंडर पर सवाल कर रहा है ना कि पाठ्य पुस्तकों में जैसे दो जो है दो आदमी हैं, वो कोई कार्य जो है पाठ्य पुस्तक पर पढ़ रहे हैं, वो 2 दिन में 10 पुस्तक पढ़ रहे हैं, और महिला जो है वो 2 दिन में 5 ही पुस्तक पढ़नी है। तो इसमें क्या है कि इसमें जेंडर का अपमान हो रहा है, सवाल उठाया जा रहा है उस पर, ठीक है, अपमान नहीं हो रहा है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट।
जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सेकंड क्या है, जेंडर को मजबूत करना, यहाँ मजबूत नहीं किया जा रहा है। जेंडर पहचान को मजबूत करना, ये भी नहीं होगा। जेंडर भूमिकाओं की नम्यता को हतोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस आपकी दी हुई हैं, ठीक है। 4 स्टेज में क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि x को अज्ञात अंक, देखिए x को अज्ञात, x को देखिए ज्ञात में क्या होगा, जैसे हम आपको पेन दिखा के बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है तो आप पेन लिखोगे, लेकिन कोई चीज़ अज्ञात है, जहाँ यहाँ x है, यहाँ पे कहा जा रहा है ना x को अज्ञात अंक मानने की क्षमता जो है वो आ जाती है। तो ये आपका फॉर्मल में आएगा, ठीक है, ये फॉर्मल में आएगा। कन्वेंशनल देखिए मूर्त में ये नहीं आएगा, मूर्त में नहीं आएगा, ये फॉर्मल में आएगा। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं है आपकी, कंक्रीट नहीं है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं है, ये फॉर्मल है, ठीक है, ये फॉर्मल है, क्योंकि यहाँ x को अज्ञात है। तो अज्ञात चीज़ों पर जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं वो फॉर्मल में आती है। 7 से 11 वर्ष के दौरान विकसित होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। किसमें, इसमें दिया हुआ है संरक्षण और क्रमबद्धता। ये तो आपकी देखिए संरक्षण तो आपका मूर्त संक्रियात्मक में ही आ जाता है, मूर्त इसमें ही आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आ जाता है। तो ये फोर्थ इसलिए नहीं होगा, बीज गणित और गणना ये फॉर्मल में आ रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। देखिए वो पढ़ते समय क्या हो रहा है, उसको दृष्टि से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसी वजह से देखिए वो पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर में भ्रमित होना, या किसका लक्षण हो सकता है, या दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड में कहा जा रहा है भाषा की समस्या की समझ, ये भी नहीं है। स्वालीनता विकार ये भी नहीं है। संचार संबंधी विकार ये भी नहीं है। उसको देखने से संबंधित समस्याएं हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से देखिए अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अभिकथन क्या दिया हुआ है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ये करेक्ट है अभिकथन आपका। रीजन क्या है इसका, कारण क्या है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये बात आपकी गलत हो जाएगी। समावेशी शिक्षा ये थोड़ी ना करता है कि मतभेद को ही समाप्त कर दो, इसको समाप्त करने की बात नहीं करता, ये तो कहता है ना, तो ये समाप्त करने की बात नहीं करता, ये बात आपकी गलत है। तो अभिकथन आपका सही है और कारण गलत है। इसमें क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो यहाँ पे समाप्त करने की वकालत करता है, ये अगर नहीं होता तो हो सकता था सही हो जाए, लेकिन सेकंड यहाँ पे कारण इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया है के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। अब देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, MKO आपने पढ़ा होगा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कि मोर नॉलेजेबल अदर होता है। आप किसी से भी सीखते हैं जो आपसे थोड़ा सा भी ज़्यादा जानते हो, कोई भी चीज़ आप सीखते हो, जैसे आपको मैथ नहीं आती, किसी से आप मैथ सीख रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है, MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है। तो उसके साथ अनुभव से लाभान्वित होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए भौतिक वातावरण नहीं होगा, भौतिक वातावरण, ये दोनों गलत हो जाएगा। अधिक जानकार से ही आप सीखते हो, ठीक है, अधिक जानकार के साथ ही आप अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उनके कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पे देखिए बस बाहर अंदर, तो अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। आप किसी से सीख के उसके बाहर नहीं जा पाओगे, आप साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे, है ना, साइंटिस्ट तो आपको बना नहीं सकते। जैसे ये आपका देखिए आपने पढ़ा होगा, आपको इतना आता है, लेकिन आप इतना किसी से अगर सीख जाओगे, ठीक है, इतना किसी से अगर आप सीख जाते हो तो
क्या होता है, आप इसके अंदर ही तो सीखते हो ना, इसके बाहर आप साइंटिस्ट तो बन नहीं जाओगे। तो होगा आपका अंदर होगा, बाहर वाला ऑप्शन आप सही मत लगाइएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा मोर नॉलेजेबल अदर, ये अधिक जानकार और अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 6 क्वेश्चन आपके और हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। कोई देखिए, एक शिक्षिका ने नोटिस किया है कि एक छात्र जो है उसकी कक्षा में वो अत्यधिक विचलित रहता है और कक्षा के दौरान ध्यान देने में, ठीक है, ध्यान देने में परेशानी रहती है, तो कौन सी रणनीति वो अपनाए जिससे जो है वो छात्र का ध्यान केंद्रित रहे। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए, बार बार किसी कार्य को आप देंगे तो उसका ध्यान केंद्रित रहेगा, वो तो और बोर हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, सख्ती से ये बात गलत हो जाएगी। थर्ड में कहा जा रहा है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, बिल्कुल जैसे आप टाइमर लगा के अगर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, है ना, अभी आप समझ रहे हो, आपको चाहिए ये, आपको देखिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, हमने ऑलरेडी भेज रखा है, तो आप डाउनलोड करके आपको चाहिए टाइम लगा लें, तो 30 मिनट का टाइम लगाए, आप 30 मिनट के अंदर सीडीपी सॉल्व कर लें, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आप ध्यान दे पाओगे वहाँ पे, तो वही टाइमर लगाना, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चौथा क्या है, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्यवाही करना, ये बात गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो थर्ड वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दोबारा से कारण और रीजन वाला जो है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अभिकथन क्या है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। देखिए, अगर आप किसी भी स्कूल में अगर आपका प्रदर्शन अच्छा होगा तो आप तो भावनात्मक आपको लगाव होगा उस स्कूल से, है ना, तो ये बात तो ठीक है। कारण क्या दिया हुआ है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात भी ठीक है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसकी ये व्याख्या सही से नहीं कर रहा है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये दोनों बातें सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, ऑप्शन पढ़िएगा, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है, केवल सूचना प्राप्त करना, याद करना शामिल, इसलिए फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है, ठीक है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश, केवल निर्देश देने से संरचनात्मक ये सिद्धांत नहीं है आपका, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वातावरण के माध्यम से सक्रिय रूप से छात्र सीखते हैं, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दोबारा से देखिए, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। अभिकथन देखिएगा, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो ये बात तो ठीक है ना, जैसे जितना छात्रों को कम आएगा तो शिक्षक को उतनी ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी, जैसे जैसे छात्र को आने लगेगा तो शिक्षक को कम मदद करनी पड़ेगी, बात तो ठीक है। कारण क्या है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये बात सही है कि आप बुद्धि लब्धि की गणना करके उसकी सटीक ये बता सकते हैं कि बच्चे को इतना आता है इतना नहीं आता, तो ये बात तो ठीक है, बात दोनों ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, दोनों ठीक है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर देखिए फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट हो रहा है ऑप्शन, तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। सामाजिकरण की कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। सामाजिकरण क्या है, जिसमें आप रहना चलना उठना बैठना सीखना सब कुछ सीखते हैं, है ना, सामाजिकरण आपका यही है। सामाजिकरण यह एक रेखीय प्रक्रिया है। देखिए कोई भी चीज़ होती है वो रेखीय नहीं होती है,
जैसे आप आज पढ़ रहे हो, आप 10 क्वेश्चन आज लगा रहे हो सकता है कल आप 2 ही क्वेश्चन लगा पाओ, एक ही क्वेश्चन में अटके रह जाओ। कल आप 50 क्वेश्चन लगा लो, हो सकता है उसके बाद आप 2 ही क्वेश्चन लगा पाओ, 3 ही क्वेश्चन लगा पाओ। तो एकदम रेखीय, डेली का डेली आप एकदम जितना आज पढ़े उतना कल हो सकता है ना पढ़े, हो सकता है उसके आगे वाले दिन उससे ज़्यादा पढ़ लो। तो रेखीय नहीं होता है ये ऐसे होता है, ठीक है, स्पाइरल होता है, रेखीय नहीं होता। तो फर्स्ट आपका ये समाजीकरण की विशेषता नहीं है। सेकंड है यह एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है ना, इसमें आप सारी चीज़ें सीखते हो, यह सरल से जटिल की और ही होती है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, कैसे आपको रहना है, कहाँ जाना है, नमस्ते करना है, क्या कुछ सबकी संस्कृति, जितनी भी चीज़ें आप समाज से सीखते हो, समाजीकरण आपका वही है। तो ये बात तो ठीक है, बी आपका करेक्ट है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें हर तरह के लोग हैं, ठीक है। सी भी आपका सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से हर लोग अलग, आप दूसरी तरीके से सीख, अलग संस्कृति का बच्चा होगा वो दूसरी तरीके से सीखेगा। तो ये बात है, इसमें हर तरह के लोग हैं ना, 70 तरह के, किसी की लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है ना, लोग सब अलग अलग है। तो संस्कृतियाँ यहाँ बहुत सारी अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग हैं। तो तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट आपका गलत होगा। तो बी सी डी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, दोबारा से देखिए, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ कहा जा रहा है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। देखिए ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये कोई निश्चित टाइम नहीं होता कि आपका जो आपके दूध के दांत 1 साल 1 दिन जो दिन होगा उसी के दिन निकलेगा, ये बच्चा 2 साल में ही चलना सीखेगा, ये कोई निश्चित दिन नहीं होता, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, या कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा की आज मध्य बाल्यावस्था में है, कल किशोरावस्था में चला ही जाएगा, वो हो जाता है 10-15 दिन, ऐसा कोई फिक्स दिन नहीं होता। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो बात तो ये ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये बात भी ठीक है, विकास आपका प्रकृति में निरंतर लगातार होता रहता है। आज आप कुछ सीख लो, कल कुछ सीखोगे, तो लगातार होता रहता है, ठीक है। तो ये देखिए, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, इसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नहीं, इसमें लिखा हुआ व्याख्या नहीं करता, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए 30। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, ठीक है। शिक्षक जो है वो छात्र के संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, बिल्कुल अपेक्षाएं रखनी चाहिए भाई। सेकंड में कहा जा रहा है कि छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, बिल्कुल थर्ड वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना चाहिए भाई, थर्ड वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये देखना है कि बच्चा किसमें एक्टिव है, सारी बातें बच्चे के हित में होनी चाहिए, ऐसा कोई भी ऑप्शन ना हो जो बच्चे के हित में ना हो। तो बच्चा सही होना चाहिए, आप गलत हो सकते हो। ये ऑप्शन अगर ये बातें आप ध्यान में रख के करोगे तो ऑप्शन आपका 15 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर जाओगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सीडीपी आपको पढ़नी पड़ेगी। पेडागोजी 15 नंबर आती है, 15 नंबर का आपका कंटेंट रहता है। तो ये आपका जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर था जो आया हुआ था। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, आपको टाइम तो लगेगा ही, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी डेली। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देखिए ये क्या होता है, अगर आप देखिए अभी आपके क्वेश्चन पढ़ने की देखिए आदत नहीं है, पढ़ोगे आप 10-5 दिन पढ़ोगे, थोड़ी स्पीड आएगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको देखना पड़ेगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ अगर आप लगा रहे हो, 10 अगर सेट आप लगा रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत सारे मॉक टेस्ट तो लगा लेंगे लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते ही नहीं है। और मॉक टेस्ट से जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन भिड़ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 सेट भी लगा रहे हो ना तो उसमें से आपका 10 क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं सीटेट में खासकर। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको चाहिए कि आप टाइम लगा के देखिए, आपके पास फोन है, आप टाइमर लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या चीज़ें कहने में आसान है, आप करोगे थोड़ा टफ लगेगा लेकिन करोगे तो आपके लिए अच्छा है ना। तो ये CDP का क्वेश्चन था, हमने सॉल्व करवाया। दूसरे दिन हम दूसरा पेपर, कल हम हो सकता है हिंदी सॉल्व करवाएं आपको। तो देखिए लैंग्वेज से बहुत क्वेश्चन, लैंग्वेज बहुत ईजी होती है। जो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ली होगी, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिया होगा, तो उसमें जो पैसेज आता है, पैसेज आपको चाहिए, आप टाइम वहाँ बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि हम लास्ट में उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ टाइम बहुत लग जाता है। बहुत सारे पैसेज में क्या है, सब तुक्का मार देते हैं, तुक्का चलता नहीं है, वैसे ही गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे सही होंगी, प्रैक्टिस से सही होंगी। और आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है लैंग्वेज के लिए। देखिए कल हम आपको दिखाएंगे जनवरी 2024 का ही पेपर,
हिंदी सॉल्व करवाएंगे, उसमें 15 नंबर की पेडागॉजी आएगी और 15 नंबर का आपका पैसेज रहता है। पैसेज में आपका 9 नंबर का हो सकता है प्रोज का पैसेज रहे और पोइट्री का, ठीक है। तो यही रहता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस। देखिए ये सारी बातें हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी होती है जब आपको पेपर मिलता है। तो ये जनवरी 2024 का पेपर था, हमने CDP सॉल्व किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।